गाइस, तो मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपके लिए फिजिक्स में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें और कुछ वन लाइनर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एस्किमो लोग बर्फ़ की दीवारें मतलब दोहरी दीवारें मतलब डबल लेयर दीवारों में मकान में रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ना जो बर्फ़ की जो दोहरी दीवार होता है ना, उसके मध्य हवा की परत होती है, लेयर होता है। और हवा क्या होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर होता है कि बैड कंडक्टर होता है? बैड कंडक्टर होता है। अतः अंदर की जो ऊष्मा है ना, बाहर नहीं जाने पाती और कमरे का ताप क्या होता है? बाहर के ताप से ऊंचा बना रहता है। ठीक है, तो डबल लेयर होता है, तो लेयर के बीच में पर हवा जम जाती है, मतलब हवा रहता है। और हवा ऊष्मा की कुचालक होता है, मतलब बैड कंडक्टर होता है। अतः जो बाहर में जो गर्मी है, या फिर हम कैंडल जला रहे हैं, या फिर हमारे बॉडी की भी ऊष्मा निकल रही है, तो वो क्या होती है? बर्फ से बाहर नहीं जाने पाती। तो अंदर का जो तापमान है ना, वो क्या होता है? मॉडरेट रहता है और ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता। शीत ऋतु में लकड़ी एवं को लोहे की कुर्सियां एक ही ताप पर हो, तब भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना लोहा ना ऊष्मा का सुचालक होता है, मतलब कि गुड कंडक्टर होता है। और लकड़ी बैड कंडक्टर होता है, मतलब कुचालक होता है। अतः जब लकड़ी को ना छूते हैं तो हाथ की जो ऊष्मा लकड़ी में प्रवाहित नहीं होने पाती, मतलब लकड़ी की ऊष्मा हाथ में नहीं आ पाती। लेकिन जब हम लोग लोहे को छूते हैं ना, तो हाथ की ऊष्मा जो है, मतलब हमारे हाथ में जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी में, वो ऊष्मा ना तापांतर के कारण ना शीघ्रता से लोहे में प्रवाहित होने लग जाती है। तो इस कारण से क्या होता है कि इस कारण से हमको लोहा ठंडा लगता है, क्योंकि लोहा गुड कंडक्टर है और लकड़ी बैड कंडक्टर है। इसलिए क्या होता है कि वो हमारा ऊष्मा जो है, हमारी हाथ की ऊष्मा लकड़ी में नहीं जाने पाती, तो हमको वो ठंडा नहीं लगता। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर में फ्रीज़र पेटिका मतलब कि जो फ्रीज़र वाला कंपार्टमेंट होता है, वो ऊपर क्यों होता है? क्योंकि ना ऊपर की देखो, कभी भी कोई चीज़ ठंडा होगा मतलब कि भारी होगा, और गर्म होगा मतलब हल्का होगा। तो ऊपर की ना वायु ठंडी होती है, फ्रीज़र में ज़्यादा ठंडा हवा वायु आता है। तो ठीक है, तो फ्रीज़र की जो पेटिका होती है ना, वो ठंडा होता है। अब ठंडा होकर ना जो उसकी जो हवा है ना, वो नीचे की ओर आती है, क्योंकि ठंडा कोई भी चीज़ होता है तो उसमें मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो वो नीचे आती है। और नीचे का एस कंपेयर टू ऊपर का, नीचे का जो कंपार्टमेंट है वो गर्म होता है एस कंपेयर टू। ठीक है, गर्म तो नहीं होता है बट एस कंपेयर टू, ऊपर के कंपैरिजन में। तो क्या होता है कि ऊपर की ऊष्मा गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, और ऊपर की ठंडी होने के कारण वो नीचे आती है। तो क्या होता है, इस तरीके से पूरा फ्रिज क्या होता है? ठंडा होते रहता है। तो इसलिए ऊपर बनाया जाता है। तो वहाँ पे ऐसे ही लिखा है, क्योंकि ऊपर की वायु ना ठंडी होकर भारी हो जाती है, तथा नीचे की वायु ना अपेक्षाकृत गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, और ऊपर की वायु ठंडी होने के कारण नीचे आती रहती है। इस प्रकार पूरा रेफ्रिजरेटर क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। बिजली में बल्बों में ना निर्वात वैक्यूम रखने के बजाय, बिजली में वैक्यूम रखने के बजाय बल्बों में, मतलब जो बिजली का जो बल्ब होता है ना, उसमें वैक्यूम रखने के बजाय अक्रिय गैस, ठीक है, अक्रिय गैस जैसे नियॉन, आर्गन, ये सब हम लोग भर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो फिलामेंट होता है ना, तंतु या फिलामेंट, उसकी जो ऊष्मा होती है, एनर्जी जो होती है, वो संवहन धारा मतलब कन्वेंशनल करंट के द्वारा चारों ओर फैल जाती है, जिससे तंतु फिलामेंट का ताप ना उसके गलनांक मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं बढ़ने पाता, और बल्ब को ना लगातार जलाए रखने में भी तंतु क्या होता है? गलता नहीं है। अगर एयर होगा तो वो कुछ ना कुछ रिएक्शन करेगा, बट अगर निर्वात होगा या फिर कुछ नहीं होगा, निर्वात मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और जिससे क्या होगा कि वो जल्दी खराब नहीं होगा। ठीक है। रेगिस्तान डेजर्ट में दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, रेगिस्तान में रेत होता है, रेत। ठीक है, अब रेत जो है ना, वो क्या करता है? कोई भी चीज़ को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है, और बहुत जल्दी ना कोई भी ऊष्मा जो आई जल्दी ऑब्जर्व करेगा और जल्दी से छोड़ देगा, मतलब उत्सर्जित या इमिट भी कर देगा। इमीटर बोलते हैं इसको, उत्सर्जक भी होता है। अच्छा ऑब्जॉर्बर है रेत, और अच्छा उत्सर्जक भी है, इमीटर भी है। तो जिससे क्या होता है कि जिससे दिन में ना सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जल्दी से वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, और रात के टाइम में जब ठंडा हवा चलता है तो वो जल्दी से जल्दी ठंडा भी हो जाता है।
अब ठंडा हो जाता है, फिर उसके बाद में तो वो तो ज़्यादा ठंडी करता है और दिन के टाइम में गर्म होकर वो ज़्यादा गर्मी पैदा करता है। तो क्या होता है, इमीटर है और अब्जॉर्बर भी है, जिसे दिन में जल्दी ऊष्मा का अवशोषण करके रेत अत्यधिक गर्म हो जाता है तथा रात में तीव्रता से विकिरण रेडिएशन द्वारा ऊष्मा का उत्सर्जन कर ठंडा भी हो जाता है। नेक्स्ट है, बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म क्यों होती है? तो बादलों वाली जो रात होती है उसमें बादल छाए रहते हैं, तो जो रेडिएशन जो आता है वो इन्वायरमेंट में वापस बाहर नहीं जाने पाता। तो हमारा जो इन्वायरमेंट क्या रहता है, एज़ कम्पेयर टू स्वच्छ आकाश वाली रात में थोड़ा सा गर्म रहता है। तो वहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है। इसका कारण यह है कि स्वच्छ आकाश क्लियर स्काई वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण अर्थात ऊष्मा के उत्सर्जन द्वारा ऊष्मा आकाश की ओर चली जाती है और पृथ्वी का वातावरण ठंडा हो जाता है। इसके विपरीत ना बादलों वाली रात में क्लाउडी नाइट में पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा बादलों द्वारा पृथ्वी की तरफ वापस लौटा दी जाती है, क्योंकि बादल ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, परीक्षा की दृष्टि से थर्मस में पेय पदार्थ को देर तक गर्म रखने के लिए उसकी आंतरिक दीवार पर ना प्रायः क्या लगाया जाता है? थर्मस, अभी ठंडी के समय सब थर्मस का यूज़ कर रहे होंगे, तो उसकी आंतरिक दीवार पर क्या लगाया जाता है? तो रजत या सिल्वर की ना परत लगा दी जाती है, या ऊष्मा को अवशोषित करने के बजाय उसे पेय पदार्थ को वापस लौटा देता है ऊष्मा को। तो जिससे क्या होता है कि वो पानी गर्म रहता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसमें सिल्वर लगा देते हैं। और यू नो दैट कि सिल्वर सबसे अच्छा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। नेक्स्ट, गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह क्यों है? क्योंकि सफ़ेद कपड़े क्या करते हैं, ऊष्मा का अधिकांश भाग ना परिवर्तित कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं, इन्वायरमेंट को ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा बॉडी ना गर्म नहीं हो पाता और हमको ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता जितना कि दोपहर का होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना सुबह ना किरणें तिरछी आपतित होती है, ऐसे तिरछा इंक्लाइन की तरह से पड़ती है, जिससे ना उसकी गर्मी बड़े क्षेत्र में फैल जाती है। तिरछा पड़ेगा कोई भी चीज़ तो ज़्यादा फैलेगा, तो बड़े क्षेत्र में फैल जाती है, जिससे क्या होता है कि हमको इतना गर्मी नहीं लगती है। आदर्श कृष्णिका की अवशोषण क्षमता कितनी होती है? तो आदर्श कृष्णिका मतलब कि काला, और आदर्श कृष्णिका मतलब कि जो सब चीज़ अब्जॉर्ब कर ले, कोई भी चीज़ उससे पार ना जा पाए, तो उसका जो अवशोषण क्षमता 1 होती है। नेक्स्ट है, दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो 4000 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। 4000 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। ऊष्मीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? तो 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक होती है। हिम, स्नो, बर्फ, आइस की अपेक्षा ऊष्मारोधी क्यों होते हैं? मतलब जो स्नो है वो बर्फ़ की अपेक्षा ज़्यादा ऊष्मारोधी होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना जब वायुमंडल का ताप ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है, तो वायु में ना उपस्थित जो छोटे छोटे जल वाष्प जो होते हैं ना, वो संघनित या कंडेंस नहीं होता, बल्कि ना सीधे बर्फ के छोटे छोटे कणों के रूप में जम जाता है और ना रुई कॉटन जैसा आकार बना लेता है, जिससे हिम या स्नो कहते हैं। अतः हिम के अंदर ना छिद्रों में वायु भरी होती है, बर्फ में भी होती है बट उतना ज़्यादा नहीं होता। बर्फ एज कम्पेयर टू हिम ज़्यादा डेंस होता है। ठीक है, तो जो वायु भरी होती है, जो कि ऊष्मा की ना क्या होती है, कुचालक होती है। ठीक है, ऊष्मा की कुचालक होती है, इसलिए हिम बर्फ की अपेक्षा ऊष्मा का अधिक कुचालक होती है, जिसलिए वो क्या करती है, वो ज़्यादा ऊष्मारोधी होती है। नेक्स्ट है, क्या भू उपग्रह के अंदर जल को संवहन द्वारा उबाला जा सकता है? भू उपग्रह के अंदर, ठीक है, मतलब भू उपग्रह मतलब सैटेलाइट में
नहीं उबाला जा सकता, क्योंकि संवहन के द्वारा ना जल को उबालना गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। और उपग्रहों में ना भारहीनता की स्थिति होती है, ठीक है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण तो वहाँ काम नहीं करता, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगता, जिसके कारण उसको ना उबाला नहीं जा सकता, संवहन के द्वारा नहीं उबाला जा सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे दैनिक जीवन में किरचॉफ के नियम का प्रयोग कहाँ मिलता है? तो ना थर्मस तथा चाय के ना प्याले में थर्मस तथा प्याले की ना बाहरी तथा भीतरी दोनों सतह ना चमकदार बनाई जाती है, क्योंकि इस प्रकार की सतह ऊष्मा की बुरी अवशोषक तथा बुरी उत्सर्जक है। फलतः ऊष्मा का ह्रास ना क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो किरचॉफ का नियम कैसे, किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि को जो चमकदार सतह है वो उतनी अच्छी बुरी अवशोषक भी है और परावर्तक भी है। ठीक है, तो उसी चीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पे मिलता है कि जो थर्मस तथा चाय का जो प्याला होता है ना, उसमें थर्मस और प्याले की बाहरी तथा भीतरी सतह ना चमकदार बनाई जाती है, जिससे इस प्रकार की सतह ऊष्मा की बुरी क्या होता है? परावर्तक बाहर से ऊष्मा आती है तो उसको ट्रांसफर कर देता है, परावर्तक कर देता है, परावर्तन कर देता है, और अंदर में भी ऐसा ही होता है, तो वो क्या होता है? गर्म होता है। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े व जाड़ों में रंगीन कपड़े सुखदायी क्यों होते हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा धूप के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देते हैं, जबकि रंगीन कपड़े ऊष्मा के अधिक भाग को अवशोषित कर लेते हैं, जिसके कारण गर्मियों में सफ़ेद कपड़े, क्योंकि हमको ठंडी चाहिए, और जाड़ों में थोड़ी गर्मी चाहिए तो हम चमकदार कपड़े पहनते हैं। खाना पकाने वाले बर्तनों की तली काली तथा खुरदरी रफ बनाई जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि काली व खुरदरी सतह ना अधिक ऊष्मा का अवशोषण करती है, तो काला बनाएंगे तो ऊष्मा ज़्यादा मिलेगा, तो खाना जल्दी पकेगा। चाय की केतली का बाहरी पृष्ठ चमकदार तथा सफ़ेद क्यों बनाया जाता है? क्योंकि ऐसी सतह ना ऊष्मा का अच्छा परावर्तक व बुरा अवशोषक होने के कारण ना ऊष्मी विकिरण बाहर नहीं जाने देता और चाय ना गर्म रहती है। ठीक है, तो चमकदार और सफ़ेद बनाया जाता है, तो वो क्या होता है? चमकदार जो सतह है अच्छा परावर्तक होता है, और बुरा अवशोषक होने के कारण ऊष्मी विकिरण को ना वो बाहर नहीं जाने देती है। आगे बढ़ते हैं, यह भी जानिए। हरित गृह ग्रीन हाउस कुछ पदार्थ एक विशेष प्रकार के निश्चित तरंग दैर्ध्य ऊष्मा विकिरण हीट रेडिएशन का ही अवशोषण करते हैं, जिसे वर्णनात्मक अवशोषण या सेलेक्टिव अब्जॉर्प्शन कहते हैं। कांच एक ऐसा पदार्थ है, यदि विकिरण किसी निम्न ताप स्रोत लो टेम्परेचर सोर्स से आ रहा हो, अर्थात अधिक तरंग दैर्ध्य वाला हो। ठीक है, अधिक तरंग दैर्ध्य वाला हो मतलब कि विकिरण स्रोत निम्न ताप स्रोत से आ रहा हो, अर्थात अगर विकिरण स्रोत अगर निम्न ताप स्रोत का है मतलब ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है, तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या होगा? अधिक होगा। और कांच ग्लास उसका ना क्या कर लेता है? अवशोषण कर लेता है। परंतु यदि अगर विकिरण ना किसी उच्च ताप वाले स्रोत से आ रहा हो, उस ताप वाला स्रोत कैसा होगा? सूर्य, विद्युत बल्ब, यहाँ से आ रहा हो, तो अर्थात निम्न तरंग दैर्ध्य वाला होगा। मतलब अगर उसका सोर्स बड़ा है तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या है? निम्न है। छोटा है मतलब वो दूर तक जाएगा। तो निम्न तरंग दैर्ध्य वाला अगर आ रहा है कोई चीज़, तो कांच उसका ना अवशोषण नहीं करता, तथा लघु तरंग दैर्ध्य होने के कारण ना विकिरण को आर पार निकल जाने देता है। और कांच के इस गुण का प्रयोग कुछ विशेष किस्म के पौधों के परिवर्धन, ग्रोथ व प्रयोग एक्सपेरिमेंट में किया जाता है, जिन्हें सामान्य से अधिक तापयुक्त वातावरण की सदैव जरूरत होती है ना। तो मतलब कांच क्या करता है? कांच मतलब निम्न तरंग दैर्ध्य को क्या होता है? आने नहीं देता, और हाई तरंग दैर्ध्य को आने देता है। ठीक है, उच्च तरंग दैर्ध्य को आने देता है। ठीक है, तो उच्च तरंग दैर्ध्य को ये ले लेता है और निम्न तरंग दैर्ध्य को क्या कर देता है? नहीं आने देता। तो जिससे क्या होता है, तो अंदर का जो ताप है ना वो गर्म रहता है, क्योंकि निम्न तरंग दैर्ध्य अगर हाई तरंग दैर्ध्य आ गया तो अब वो आ गया, आने देता है बट जाने नहीं देता। ठीक है, तो अंदर का चीज पदार्थ होगा वो गर्म रहेगा, और कंपेरेटिवली उसका टेम्परेचर ज़्यादा गिरने नहीं पाएगा। ठीक है, कांच के इस गुण का प्रयोग कुछ विशेष किस्म के पौधों के परिवर्धन, ग्रोथ व प्रयोग एक्सपेरिमेंट में किया जाता है, जिन्हें सामान्य से अधिक तापयुक्त वातावरण की सदैव जरूरत होती है।
ऐसे पौधों को कांच के ना बड़े बड़े घरों में उगाया जाता है जिनकी छतें व दीवार ना कांच की बनी होती है। इसे ही हरित गृह या ग्रीन हाउस कहा जाता है। क्योंकि इसके अंदर का वातावरण सदैव हरा भरा रहता है, इसलिए इसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। सूर्य से आने वाला विकिरण उनके पार निकल जाता है, ठीक है, क्योंकि सूर्य से आने वाला विकिरण पार निकल जाता है और पौधों को ऊष्मा मिल जाती है। बाद में पौधे व फर्श इत्यादि भी ऊष्मा का ना क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, जिनके विकिरण की दीर्घ तरंगदैर्घ्य लॉन्ग वेवलेंथ होने के कारण कांच से बाहर नहीं जाने पाती। मतलब कांच और जो वहाँ पे पदार्थ है ना वो भी विकिरण का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन जो उसकी जो तरंगदैर्घ्य है ना वो लॉन्ग तरंगदैर्घ्य है, ठीक है, लॉन्ग वेवलेंथ है, तो वो क्या होती है, वो बाहर नहीं जाने पाती और निम्न तरंगदैर्घ्य अंदर नहीं आ पाती। ठीक है, तो क्या होता है, कमरा ना हमेशा गर्म बना रहता है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी के परितः फैला वायुमंडल भी कुछ ऐसा ही है, कांच जैसा कार्य करता है और पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखता है। इसलिए पृथ्वी को भी ब्रह्मांडीय संदर्भ में ना हरित गृह या ग्रीन हाउस की संज्ञा दी जाती है। इससे संबंधित हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के विस्तृत आगे बढ़ते हैं हम। परीक्षा की दृष्टि से ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता जाता है, ठीक है, घटता क्यों जाता है क्वथनांक, ठीक है, क्वथनांक मतलब उबलने का पॉइंट। क्योंकि ना अगर ऊंचाई बढ़ता है तो वायुमंडल का क्या होता है, वायु दाब घटता है, तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है। क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि उसका वायु दाब ना ऊपर जाने पे कम होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप से हाथ अधिक जलता क्यों है, क्योंकि भाप में ना गुप्त ऊष्मा के रूप में 539 किलो कैलोरी की अतिरिक्त ऊष्मा होती है, तो जिससे क्या हो जाता है, वो जल्दी हमारा हाथ उसमें जल जाता है। जब पानी में नमक मिलाते हैं तो इसके क्वथनांक और हिमांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका जो क्वथनांक है ना, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, तो वो बढ़ जाएगा, मतलब लेट बढ़ जाएगा, मतलब कि वो जल्दी उबल जाएगा। परंतु हिमांक घट जाता है, मतलब अगर हम पानी में मतलब पानी में नमक मिला दें तो वो देर में बर्फ बनेगा, -20 डिग्री सेंटीग्रेड समथिंग, उससे ऊपर में ही वो बर्फ बनेगा। लेकिन अगर हम क्वथनांक अगर उबालेंगे ना तो वो जल्दी उबल जाएगा। इसीलिए सब्जी बनाते समय ना उसमें नमक डाल देते हैं कि वो जल्दी पक जाए। किसी पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 1000 किलो पर किलोग्राम है। इसका क्या निहितार्थ है, मतलब इसका क्या अर्थ है, उस पदार्थ के ना 1 किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक के ताप पर गैसीय अवस्था में बदलने हेतु 100 किलो कैलोरी ऊष्मा देनी पड़ेगी, तथा उसी ताप पर गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन हेतु इतनी ही ऊष्मा उससे लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्वथनांक के लिए 1000 कैलोरी देनी पड़ेगी और उसको ठंडा करने के लिए उतनी ही ऊष्मा लेनी पड़ेगी। यदि बर्फ में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से घटकर कितना हो जाएगा, ठीक है, तो उसका गलनांक मतलब बर्फ जिसमें बनेगा, नमक अगर मिला देंगे तो पहले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बर्फ बन जाता है, लेकिन अगर नमक मिलाएंगे तो -22 डिग्री सेंटीग्रेड में वो बर्फ बनेगा। किसी पदार्थ की वाष्प तथा गैस को केवल दाब डालकर द्रवित करने हेतु क्या आवश्यक है ना, केवल दाब डालकर द्रवित करना है, तो किसी गैस को केवल दाब डालकर द्रवित करने हेतु आवश्यक है कि उसका ताप उसके क्रांतिक ताप से क्या हो, कम हो, उसका ताप उसके क्रांतिक ताप से कम हो, तभी हम केवल उसमें दाब डालकर उसको द्रवित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, क्या आप जानते स्वास्थ्य विभाग भी क्षेत्र में आर्द्रता व अपेक्षित आर्द्रता की माप करता है। इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि आर्द्र या नम वायु में ना कुछ जीवाणु बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं और बीमारी फैलाते हैं। आर्द्रता का स्तर जानकर स्वास्थ्य विभाग तदनुसार बीमारियों से निपटने की योजनाएं बनाता है। तो इस कारण से भी स्वास्थ्य विभाग ना उसकी आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को ना नापते रहता है कि कितना ज़्यादा है, कैसा है। तो चलिए आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।